स्टूडेंट्स, बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे थे और उसके अंदर जो है हम पढ़ रहे थे कि जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या कारण है, क्या क्या चीज़ें जो है प्रभावित होती है। उसमें कुछ बिंदु हमने जान लिए थे कि जल प्रदूषण किस प्रकार बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का जो है अविवेकपूर्ण दोहन किस प्रकार हो रहा है और भी कई सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ी थी। जीवन जो है जो उसके ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार औषधीय युक्त जो पौधे हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं और हमने जो है उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई वो भी हमने इसके अंदर जाना था। आगे हम देखें तो प्रकृति के साथ जो है अनावश्यक छेड़छाड़ करने से प्रत्यक्ष या परोक्ष मतलब सीधे रूप से मौसम परिवर्तन, समुद्र व जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और तापमान में वृद्धि होकर बर्फ सामान्य से अधिक मात्रा में पिघलने लगती है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव जो वाली गैसें हैं वो निरंतर बढ़ रही है, जो मानव के जीवन के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालती है। हम देखें तो तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, ठीक है, और इससे बर्फ जो है वो सामान्य से अधिक गति से पिघल रही है। अब ये जो हमारे ग्लेशियर है, ग्लेशियर जो है जिन्हें हम हिमखंड भी कह सकते हैं, या फिर पर्वतों की चोटी के ऊपर जो जमी हुई बर्फ है, पर्वत शिखरों पर जमी बर्फ, इसको जिस गति से पिघलना चाहिए सामान्य गति से, उस सामान्य से गति से नहीं पिघलकर अधिक मात्रा में ये पिघल रही है। और इनके पिघलने से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, और इस पर्वत से कोई नदी बहकर आ रही है, ठीक, और ये आगे किसमें गिरती है, महासागर में, किसी भी जल के स्रोत में ये गिर रही है, ठीक है। तो इस पर्वत से जहां यहाँ बर्फ जमी हुई है, तापमान ज्यादा होने से बर्फ ज्यादा पिघलेगी तो ज्यादा तेज गति से इसमें पानी आएगा तो नदी के पार से बाहर की ओर पानी जाएगा तो एक तो बाढ़ की समस्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बाढ़ की समस्या। एक इसको हम जल पलावन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जल पलावन, ठीक है। दूसरा, ये जो पानी है यहां से बह के आएगा, इसकी गति ज्यादा होगी तो अपर्दन जो है, अपर्दन भी किस प्रकार होगा? तेज गति से होगा, ठीक है। अपर्दन होगा, यही मिट्टी जो है बह के आएगी, मिट्टी को कटाव लगेगा तो अनुपजाऊपन हो जाएगा, ठीक है। साथ ही महासागर में आएगा तो महासागर का जो जल है इसका स्तर ऊपर बढ़ेगा और ऊपर बढ़ने से जो स्थलीय भाग है उस स्थलीय भाग के अंदर भी जो है क्या हो जाएगा, वो स्थलीय भाग क्षीण होता जाएगा। तो जो है कृषि योग्य भूमि, मान लो कृषि योग्य भूमि जो है ये भी क्या होती जाएगी, सीमित होती जाएगी, ठीक है। जोतों की संख्या कम होती जाएगी। साथ ही साथ जो है ये जो निवास करने योग्य क्षेत्र है, तटीय जो क्षेत्र है, ये भी जो है क्या हो जाएंगे, इसके अंदर डूब जाएंगे। हमने जितने बंदरगाह वगैरह बनाए हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तो ये सारी समस्याएं जो है हमारे सामने आएगी, जिससे निरंतर बढ़ते तापमान से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो है ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ा रही है। इन ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से जो है ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा और ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ने से भी जो है हमारे वातावरण के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वनों के काटने से कुछ इस रूप में भी, वनों के कटान से कुछ इस रूप में भी जो है पड़ा है कि कुछ क्षेत्रों में लगातार इस रूप में भी प्रभाव पड़ा है। यहाँ प्रभाव लिखा हुआ नहीं है कि कुछ क्षेत्रों में लगातार सूखा और कुछ क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। सूखा पड़ने से वनों में जो है प्राय आगजनी की घटनाएं देखने व सुनने को मिलती है। सूखा हो जाएगा, ठीक है, तो नमी कम हो जाएगी। नमी कम होगी तो तने जो है वो भी उनके सूख से जाएंगे और इनमें आपस में तेज हवाओं के चलने से घर्षण होगा। क्या होगा? घर्षण होगा। और घर्षण होने से कौन सी क्या चीज हो जाएगी? आग, जिसे हम क्या बोलते हैं? दावानल बोलते हैं, ठीक है। तो आग लगने की समस्या हो जाएगी। ऐसा जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और ज्यादातर बांस जहां होता है उन वनों के अंदर होता है आगजनी की घटनाएं। इसके बाद हम देखें अधिक मात्रा में वाहनों का प्रयोग होने से, जिसमें दुर्घटनाएं एवं वाहनों से निकलने वाले धुएं से
से वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है, जो मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। निरंतर वाहनों का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, इससे दुर्घटनाएं तो बढ़ी रही है, लेकिन इन वाहनों से निकलने वाला जो वायु है उससे वायु प्रदूषण भी हो रही है और ध्वनि प्रदूषण को भी ये बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार द्वारा विकास हेतु बनाई गई योजनाओं को लागू नहीं कर पाती, क्योंकि वह धन अन्य विकास कार्यक्रमों पर खर्च हो जाता है। सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है पूर्ण रूप से होता नहीं है, और वो सारी योजनाएं जो है कई सारी चीजों में आ जाती है। अभी वर्तमान के अंदर ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। कौन सा कॉरिडोर? ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर क्या है कि नेशनल हाईवे के किनारे किनारे जो है बड़े बड़े वृक्ष और पेड़ पौधे लगाए जाए, इससे क्या हो कि ये जो हाईवे है, इन हाईवे के किनारे भी कई सारे वृक्ष वगैरह लग जाएंगे, तो यहाँ से निकलने वाला जितना प्रदूषण है उसको ये पेड़ पौधे जो है उसको उत्सर्जित कर देंगे, उसको जो है ऑक्सीजन के रूप में बदल देंगे। तो जो है ये योजना बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। अधिकतर लोग जो है कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, आए दिन भूख से मरने वालों की जो घटनाएं हैं देखने और सुनने को मिल रही है। देश का आर्थिक विकास एवं वृद्धि जो है वो अवरुद्ध हो जाती है। इससे समाज में झगड़े, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद आदि जो है उन्हें प्रोत्साहन मिलने से कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या से जो है ये सारी चीजें आपस में झगड़े होने लगते हैं, किस चीज की विभाजन को लेके अपनी प्रतिस्पर्धाएं जो है वो हो जाती है लोगों में। जातिवाद जो है वो निरंतर बढ़ रहा है, राजनीतिक व्यय के कारण से धर्मवाद, क्षेत्रवाद आदि जो है ये सारी व्यवस्थाएं जो है बढ़ रही है, और इनसे कानून व्यवस्थाएं भी प्रभावित होती है। ऐसा ही हम पिछले वर्ष इसी समय हमने देखा भी था मालपुरा के अंदर किस प्रकार से दशहरा जो है जुलूस के ऊपर और रामनवमी के ऊपर जो शोभा यात्रा निकाली गई उस पर किस प्रकार से पथराव होता है और अशांति का एक प्रकार से माहौल हो जाता है, जिससे जातिवादी या धर्मवादी जो झगड़े हैं वो आपस में करते हैं। क्षेत्रवाद की हमारे क्षेत्र से जुलूस क्यों निकाले और जैसे कई सारी जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आती है, तो ये भी जो है कानून व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। एक प्रकार से भी विकास को अवरुद्ध करने वाली चीजें हैं। बेरोजगारी की समस्या का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। जानलेवा बीमारियां जैसे एड्स, यौन रोग, पोलियो, खसरा, चेचक आदि के संक्रमण का खतरा भी निरंतर बढ़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के उपाय कहें तो विवाह की जो आयु है इसको वृद्धि करनी चाहिए। विवाह की निर्धारित न्यूनतम आयु लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष वृद्धि करना आवश्यक है। ये वैसे ही पहले से ही हो रखी है, लेकिन जब हम 1829 की बात करते हैं, जब राजा राम मोहन राय के द्वारा पहली बार जब बाल विवाह निषेध लाया गया, तो इस समय जो लड़की की विवाह की उम्र थी वो थी 12 वर्ष। ठीक है, बाद में इस 12 वर्ष को बढ़ा के 14 वर्ष किया गया, 14 वर्ष से 15 वर्ष, और जब स्वतंत्र हो गए हम, हमारा संविधान लिखा भी गया, तब भी जो है इसकी आयु 15 वर्ष थी, जिससे बाद के अंदर बढ़ा के जो है कब जब बाल विवाह निषेध अधिनियम आया तब इसको बढ़ा के जो है 18 वर्ष किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 1829 से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक का जो सफर रहा 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का, तो ये सफर रहा इसलिए, और लड़के की आयु भी जो है 21 वर्ष तक कर देनी चाहिए, ऐसा हो गया है। यदि लड़कियों के विवाह योग्य आयु बढ़ेगी तो वह न केवल शिक्षित होगी बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में भाग भी लेगी, उसकी जागृति होगी, उसके कारण संतानोत्पत्ति पर नियंत्रण भी संभव होगा। वह अपने अच्छे और बुरे के बारे में जान सकेगी, अपने स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देगी, और अधिक उम्र के बाद उसकी शादी होगी तो जो बच्चा होगा वो भी स्वस्थ होगा। तो कई सारी जो चीजें हैं वो ध्यान में रखनी होगी, और इस समय के दौरान अगर शादी नहीं होगी तो बालिका जो है शिक्षित भी हो पाएगी, और शिक्षित होने के साथ जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में भी अपनी हिस्सेदारी निभा पाएगी। आर्थिक समृद्धि, मानव की भौतिक रुचि जो है उत्पादन में वृद्धि के प्रयास करने से बढ़ती है, अतः इसके कारण जीवन स्तर ऊंचा होने पर भी भविष्य के लिए अनेक योजनाओं का निर्माण करना है, इससे जनसंख्या नियंत्रण को बल मिलता है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा इस क्षेत्र में जन जागरण अभियान चलाकर इस संबंध में आमजन को अधिकाधिक जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा समय समय के ऊपर जो नुक्कड़ नाटक वगैरह किए जाते हैं, उनके माध्यम से भी जो है कई सारी चेतनाएं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को लेकर जो है वो की जाती है। शिक्षा सभी जो जितनी भी पुरानी रूढ़ियां हैं या जो समाज के अंदर विकृतियां हैं उन सबको समाप्त करने के लिए सबसे आवश्यक है कि शिक्षित किया जाए, शिक्षा जो है इसको प्रोत्साहन दिया जाए।
शिक्षा द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का हल निकाला जा सकता है तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों की उचित क्रियान्विति के लिए अधिकाधिक जनसंख्या को शिक्षित करना अति आवश्यक है। कुल मिला के साक्षरता को बढ़ाना जो है वो अति आवश्यक है। और हमने कल देखा कि भारत के अंदर जो साक्षरता प्रतिशत है वो 70% ही है, 73%, मतलब 27% लोग जो है अभी क्या है, निरक्षर हैं। शिक्षित तो दूर की बात है, साक्षर हमने आप पहले भी पढ़ा कि 7 वर्ष से 7 या 7 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति जो है अपने भावों या विचारों को लिख सकता है, समझ सकता है या पढ़ सकता है, वो व्यक्ति क्या है, साक्षर है। तो साक्षर और शिक्षित होने में बहुत फर्क है। जैसे अक्षर ज्ञान होता है एक प्रकार से वो साक्षर है, लेकिन शिक्षित होना थोड़ा अलग है। तो शिक्षा जो है वो अधिक से अधिक मिले लोगों को, शिक्षित अधिक हो, तो जनसंख्या के साथ ही कई सारी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर हम उसको निदान पा सकते हैं। इसके माध्यम से लोग न केवल परिवार का छोटा रखने और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करेंगे, अपितु वे जीवन के प्रति बुद्धि संगम दृष्टिकोण भी विकसित कर सकेंगे। इस प्रकार हमारे चैप्टर पूरा होता है। बीच में हम जो है कुछ चीजें छूट गई हमारी, एक बार हम उसको देख लेते हैं। जब हम पढ़ रहे थे तो जनसंख्या वृद्धि की जो स्थानिक प्रतिरूप हैं भारत के संदर्भ में, वो हमारा छूट गया था। एक छोटा सा टॉपिक हम इसको देख लेते हैं। 1991 से लेकर 2001 तथा 2001 से 2011, मतलब 2 दशकों की बात की गई है। 1991 से 2001 और 2001 से 2011, इन दोनों दशकों के दौरान जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दरों में तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि लगभग सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 1991 और 2001 की अपेक्षा जो है 2001-2011 में ह्रास दर्ज हुआ है। ह्रास का मतलब क्या है, कमी दर्ज हुई है। इसमें जनसंख्या की वृद्धि हुई, ठीक है। देखो कोई भी चीज की हमें तुलना करनी है तो हमारे पास उस चीज के समान या उस वस्तु के या उस कालखंड के समान दूसरी कोई चीज होनी चाहिए। अगर हम यहाँ कालखंड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2 काल हैं, 10 वर्ष की अवधि और 10 वर्ष की। ये 1991 से लेकर 2001 का एक समय है और 2001 से लेकर 2011 तक का एक समय है। इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो इस प्रारंभिक जो 1991 से 2001 का जो काल है, इसकी अपेक्षा 2001 से 2011 के काल में जो जनसंख्या वृद्धि हुई सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, वो क्या रही, कम रही है इनसे, ठीक है। 6 सर्वाधिक संयुक्त कुल राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 1901 से 2001 की अपेक्षा 2001 से 2011 में दशकीय वृद्धि दर में प्रतिशत में गिरावट दर्ज हुई है। यहाँ 1901 की जगह 1991 कर लिया, ठीक है। न्यूनतम ह्रास आंध्र प्रदेश में 3.49 अंक दर्ज हुआ, महाराष्ट्र के अंदर अधिकतम 6.74 अंक दर्ज हुआ। इसके विपरीत तमिलनाडु में 3.34 अंक तथा पांडिचेरी में 7.10% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। यहाँ इन 2 राज्यों में, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी के अंदर वृद्धि दर्ज हुई है और बाकी के अंदर सभी में ह्रास हुआ है। 2001 से 2011 के दशक में छत्तीसगढ़, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी के अपवाद सहित सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की दशकीय वृद्धि दर जो है इसमें गिरावट दर्ज हुई है। सर्वाधिक ह्रास दर्ज वाले जो राज्य हैं उसमें नागालैंड -65% जो है, और सिक्किम में -27.70%, चंडीगढ़ में -23.18% तथा अंडमान निकोबार के अंदर 20.22% जो है अवरोही क्रम में सर्वाधिक ह्रास दर्ज किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दशकीय वृद्धि दर के अंदर सर्वाधिक कमी कहाँ देखी गई, तो नागालैंड के अंदर -75% जो है वो देखी गई। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो तो अंडमान निकोबार, ये चंडीगढ़ जो है ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ के अंदर जो है -23.18% की जो है वृद्धि दर दर्ज की गई है माइनस में। देश में जनसंख्या वृद्धि के 2001 से 2011 के मध्य की जो आंकड़े, इसका विश्लेषण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। तीव्र वृद्धि के क्षेत्र, मध्यम वृद्धि के क्षेत्र और निम्न वृद्धि के या कम जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र। तीव्र वृद्धि के जो क्षेत्र है इसमें 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को शामिल किया गया है। ये केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दादरा नगर हवेली और दमन दीव है। पहले ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन दिसंबर 2019 के अंदर इन दोनों को एक ही कर दिया है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को। पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद मध्यम जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र हैं, तो इसके अंदर 20 से 30% की जिन दशकीय वृद्धि दर रही है उनको सम्मिलित किया। इसमें बिहार, जम्मू कश्मीर जो 2 क्षेत्रों में बढ़ गया है। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, अब ये 2 क्षेत्रों में बढ़ गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 इसके केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय
मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी आदि हैं। कम जनसंख्या वृद्धि के अंदर 20% से कम वाले क्षेत्र हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दीव और लक्षद्वीप रहे हैं। इस प्रकार जो है इसके बाद जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव हमने कल पढ़ी दिए थे लास्ट वीडियो के अंदर। तो इस प्रकार जो है हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे या कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल दिए जाएंगे। आप उनको सोल्व करने का प्रयास करें। धन्यवाद।